हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। तो स्टार्ट करते हैं। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1986 आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो नाउ वी हैव टू नो दैट व्हाट वाज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 से 3 दिसंबर, एक्चुअली 2 तारीख की रात में 12 बजे ये स्टार्ट हुआ था लीकेज होना, और लगभग 2 बजे के करीब 3 दिसंबर को ये गैसेस इतनी ज़्यादा रिलीज़ हो गई कि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की डेथ हो गई। ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये पेस्टिसाइड प्लांट है भोपाल में, मध्य प्रदेश के अंदर। इसको अब तक का वर्ल्ड्स का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ हुई और उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए। ये एक्ट उसके बाद पास किया गया 2 साल के बाद कि हमें अपने एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन लेने चाहिए। ये एक एक्चुअली एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। इसके अंदर बहुत सारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आते हैं, लाइक द पोल्यूशन, हजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज। ओके, इस एक्ट के थ्रू जो डेफिनेशन एनवायरनमेंट की है, इट इंक्लूड्स वाटर। यहाँ पे आप देखेंगे इस एक्ट के थ्रू एनवायरनमेंट का मतलब होता है वाटर, एयर, लैंड और द रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड। इस एक्ट के थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर आता है वाटर, एयर, लैंड और उसके साथ रिलेशनशिप या उन दो के बीच में रिलेशनशिप वाटर, एयर और लैंड के, उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स एंड द लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, इन सब को हम एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब है कोई भी ऐसा सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस या फिर गैसेस सब्सटेंस जो इतनी कंसंट्रेशन में हो जो इंजूरियस करे एनवायरमेंटल हेल्थ को, या फिर हमें करता हुआ दिखे एनवायरमेंटल हेल्थ को, उसको हम एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट कहते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब है एक्ट के थ्रू कि उस एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट की प्रेजेंस होना एनवायरमेंट में। हैंडलिंग का मतलब होता है कोई से भी ऐसे सब्सटेंस के साथ हम डील कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज़, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग फॉर सेल, ट्रांसफ़र और द लाइक और सच सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं हैंडलिंग। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली इस टर्म्स का क्या मतलब है एक्ट के थ्रू। नेट जेआरएफ में जो एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है, जनरली उसमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हजार्डस सब्सटेंस का यहाँ पर मतलब है कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मौजूदा हालत में हो या फिर उसकी प्रिपरेशन हो रही हो, जो कि केमिकल, साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी हैंडलिंग एंड लायबल टू कोज हार्म टू द ह्यूमन बीइंग और द लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। ऑक्यूपायर्स का मतलब यहाँ पे होता है इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री और प्रेमाइसेस, किसी भी इंसान के, किसी भी पर्सन के कंट्रोल में कोई फैक्ट्री होना या उसका किसी फैक्ट्री में अफेयर होना, उसके अंडर कोई काम होना, उसको हम ऑक्यूपायर्स बोलते हैं। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है इस एक्ट के अंदर जितनी भी रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए हम प्रेस्क्राइब्ड बोलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं जब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर आता है वाटर, एयर एंड लैंड। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लिविंग क्रिएचर एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम हजार्ड। थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कुछ रूल्स। एक्चुअली इस एक्ट के अंदर नंबर ऑफ रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, लेकिन हम कुछ रूल्स की बात करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 1989। देन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989। देन केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग, प्रीपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स 1996। एंड देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998। अब इस एक्ट में, टोटल एक्ट में 4 चैप्टर हैं एंड 26 प्रोविज़न है। इनको हम एक लुक देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसमें बताया गया शॉर्ट टाइटल के बारे में। इसका टाइटल होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक्सटेंड कहाँ पर लागू करना है, पूरे इंडिया में लागू होगा। और ये कमेंसमेंट कब हुआ, जैसे कि ये मई 1986 में इनैक्ट हुआ
और 19 नवंबर 1986 को फोर्स में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट प्रोविज़न में आपको मिलेगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रोविज़न किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। देन डेफिनेशन, जो हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखी, यह भी चैप्टर 1 में आती है। सेकेंड चैप्टर के अंदर यहाँ पर आता है जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या जनरल पावर्स हैं। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। देन प्रोविज़न नंबर 4 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शन। अब ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कैसे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनको क्या क्या पावर देनी चाहिए और उनके पास क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए। देन प्रोविज़न नंबर 5 प्रोविज़न टू गिव डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको क्लोज़ करना, उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको प्रोहिबिट करना, अगर वो गलत हैं, वो वायलेट कर रहे हैं एक्ट को, या फिर उनका ऑपरेशन और प्रोसेस, किसी भी फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी की या वाटर की सप्लाई है उसको स्टॉप करना या उसको रेगुलेट करना, ये सब आता है प्रोविज़न नंबर 5 में। प्रोविज़न नंबर 6 कहता है रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देन प्रोविज़न नंबर, ये चैप्टर 3 के अंदर आते हैं प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यहाँ पे प्रोविज़न नंबर 7 बात करता है पर्सन्स कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन एक्सेट्रा नोट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ दियर स्टैंडर्ड्स। मतलब जितना भी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट के थ्रू, उससे ज़्यादा अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हो और वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, वो अलाउ नहीं होगा। ओके। प्रोविज़न नंबर 8 कहता है कि पर्सन्स हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंस, उसको कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड लेने होंगे। अगर तुम किसी फैक्ट्री में हजार्डस सब्सटेंस के साथ डील कर रहे हो तो तुम्हें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। देन प्रोविज़न नंबर 9 फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज इन सर्टेन केसेस। अगर आपके पास आपकी जो फैक्ट्री है उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं या उसमें जो डिस्चार्ज है वो जितने स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट के थ्रू बताए हैं उससे ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा रिलीज़ हो चुके हैं, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, उनसे इंटीमेट करना चाहिए। और अगर वो हो सकते हैं, आप जानते हैं इन फ्यूचर आपकी फैक्ट्री ज़्यादा डिस्चार्ज रिलीज़ कर सकती है जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, उस केस में भी आपको जल्दी से जल्दी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप रूल्स को वायलेट करते हैं और इस एक्ट में बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ होती हैं। देन प्रोविज़न नंबर 10 पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। Then provision number 11 power to take sample and procedure to be followed in the connection therewith। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को या उसके द्वारा जो एम्पावर्ड कोई भी ऑफिसर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी भी एरिया से कोई सैंपल ले सकता है एनालिसिस के लिए। वो सैंपल एयर का हो सकता है, वाटर का, सॉइल का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी फैक्ट्री से, उसके प्रेमाइसेस से उसको चेक करने के लिए ये पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ये आती है प्रोविज़न नंबर 11 के अंदर। देन प्रोविज़न नंबर 12 कहता है एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज़। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है ऑफिशियल गैजेट को कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक या उससे ज़्यादा लेबोरेटरीज़, और अगर कोई एस्टैब्लिश लेबोरेटरी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, एनवायरमेंटल लेबोरेटरी है, तो उनको रिकॉग्निशन दे सकते हैं। तो ये किस एक्ट किस प्रोविज़न के होगा थ्रू होगा, प्रोविज़न नंबर 12। देन इसके बाद 13 प्रोविज़न में आता है गवर्नमेंट एनालिसिस। जो गवर्नमेंट सैंपल लेके जा रही है किसी भी एरिया से, उसको एनालाइज करेगी, उसके बाद उसके बारे में वो सोचती है कि ये सही भी है, कि मतलब उस जगह में फैक्ट्री लग सकती है या नहीं लग सकती, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। प्रोविज़न नंबर 14 बताता है रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिसिस। गवर्नमेंट ने एनालिसिस करने के बाद जो रिपोर्ट पब्लिश करनी है, वेदर इट इज़ इन फेवर ऑफ द फैक्ट्री और नॉट, ये होता है प्रोविज़न नंबर 14 के अंदर। Then 15 penalties for the contravention of the provision of the act and the rules, orders and direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। इसमें जितनी भी पेनल्टीज़ अगर आप रूल्स को वायलेट कर रहे हैं वो सब दी होती है, और इस एक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ होती हैं एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने की। देन प्रोविज़न नंबर 16 ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। देन 17 ऑफेंसेस बाय द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब आता है चैप्टर नंबर 4 जो कि लास्ट चैप्टर इस एक्ट का। इसमें कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, कुछ जैसे कि प्रोविज़न नंबर 18 ये प्रोटेक्ट करता है एक्शन टेकन इन द गुड फेथ। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल
किसी भी गुड फैथ की वजह से इस एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्शन लेता है तो एक्चुअली उसके एक्शन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो इस एक्ट को लीगली अप्लाई करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है। किसी भी फैक्ट्री पर जाकर, किसी भी ऐसे एरिया पे जाकर जहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल का पोल्यूशन हो रहा है, तो वो डायरेक्टली जाके वहाँ से सैंपल ले सकता है, एनालाइज कर सकता है चीज़ों को कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरह के एक्शंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते कि आप बिना इन्फॉर्मेशन के यहाँ पर आ गए, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। देन कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, अगर किसी भी तरह का ऑफेंस किसी कोर्ट को देना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉलेज के अंदर होना चाहिए। देन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स, प्रोविजन नंबर 20, then members, officers and employees of the authority constitute under the section 3 to be public servant, ये प्रोविज़न नंबर 21 में आता है। देन 22 बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, 23 पावर टू डेलीगेट, जो उनके हमने पावर को डेलीगेट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन डिफरेंट ऑफिसर्स के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। देन इफेक्ट ऑफ द लॉज, अदर लॉज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देन पावर टू मेक रूल्स, 25 प्रोविज़न, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से रूल्स नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गज़ेट को इसके। देन 26 में रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। Okay dears, it was all about the Environmental Protection Act 1986. Thank you.